रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। लीड इंडिया टीवी प्रोड्यूस WTM स्मार्ट टीवी प्रेजेंट्स। देखना ना भूले कशिश न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आज की सुबह मैं बनारस रेलवे स्टेशन उतरा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये सुबह की बनारस है। कहते सुबह की बनारस बड़ी खूबसूरत होती है। लोग दुनिया जहान से लोग इस भारत की सांस्कृतिक धरती पर लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं और गंगा मैया में डुबकी लगा के अपने पापों को धोने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि जो उन्होंने जीवन में पाप किया है वो गंगा माँ धो देगी, लेकिन मन की शांति और गंगा हमेशा से ही पवित्र रही है। भागीरथ ने इसे धरती पर लाया था और आज ये पतित पावन हम सबके माँ है। मैं एक बात और बता दूं कि मुंबई से मेरे आने का प्रायोजन एक फ़िल्म हम शुरू कर रहे हैं, कलर्स ऑफ बनारस। इस फिल्म के रिसर्च के लिए मुझे बनारस के भिन्न भिन्न स्थलों का अध्ययन करना है। बनारस में जहाँ काशी विश्वनाथ भगवान शिव विराजते हैं, वहीं यहाँ से कुछ ही दूरी पे सारनाथ में भगवान बुद्ध भी अपनी शांति में लीन रहते हैं। बड़ी पावन स्थली है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं बनारस स्टेशन, ऐसा लगता है कि साक्षात बनारस स्टेशन ये रेलवे स्टेशन नहीं, एक मंदिर है। और इसके साथ साथ जब से ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर चाहे गाड़ियों का ट्रैफिक हो या शहर में ट्रैफिक का संचालन हो, बहुत ही संतुलित है, पहले जैसा नहीं रहा। इस शहर में गरीब भी अपने जीवन यापन बड़ी खुशियों से करता है और अमीर भी। ये जो आप हमारे सामने जो ये ट्रेन देख रहे हैं, ये भाप की शक्ति से चला करता था। अब तो तकरीबन हिंदुस्तान में भाप की शक्ति से चलने वाला इंजन अब नहीं रहा। लेकिन इस इंजन को देखने के लिए या समझने के लिए रेलवे मंत्रालय ने बनारस कैंट के ठीक सामने इस भाप के इंजन को रखा है, जिससे दर्शक लोग आकर देखते हैं और इसके साथ अपनी फोटोग्राफी करते हैं। यादें रह गई, लेकिन मैंने तो भाप के इंजन और ट्रेन में यात्रा की है, लेकिन आज की यंग जनरेशन को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन रेलवे मंत्रालय इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो भारत के प्रमुख शहरों के बाहर अपने रेलवे प्रांगण में इस तरीके के इंजन को प्रकृति के रूप में लोग देख सके और बच्चे समझ सके कि किस तरीके से पहले भाप के इंजन से रेल यात्रा की जाती थी। विकास हुआ, डीजल इंजन आया, इलेक्ट्रिक इंजन आया, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द सूर्य की शक्ति से भी रेलवे अपने इंजन और यात्राओं का परिचालन करेगा। अरे मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं कि बनारस आने का प्रायोजन क्या था। एक मेरे दोस्त थे मुंबई में, बहुत अच्छे दोस्त। कोरोना काल में वो मुंबई से छोड़ के बनारस आके बस गए। पता नहीं क्यों जब भी मैं बनारस आता था तो मेरे मन में एक अभिलाषा रही
कि मेरा एक अच्छा दोस्त कोरोना काल में वो मुंबई छोड़ के बनारस आ गया। मेरा दिल कहता था कि आज उससे मिलूं और उसके बारे में आपको बताऊं। उसका नाम राजेंद्र बर्मन है। मैं कैंट स्टेशन से मैं निकला उसकी तलाश में। तलाश इसलिए भी थी कि मेरा 25 साल पुराना दोस्त जब हम बम्बई में फिल्मों में स्ट्रगल किया करते थे तो वो भी हमारे साथ स्ट्रगल किया करता था। हाँ, ज़रूर है कि मैं राइटिंग और डायरेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहा था और वो एज ए एक्टर। उसने बोनी कपूर साहब की पहली फिल्म शक्ति द पावर में नाना पाटेकर के साथ सहयोगी गुंडे के रूप में काम करने का मौका मिला। वो मौका था, ये हैं हमारे मित्र राजेंद्र बर्मन साहब जो बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और मैंने इनको पता नहीं है कि मैं इनका पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह से इनके घर के बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहा था। इनको मैं अचंभा दूंगा, चमत्कार करूंगा जब ये बनारस के घाट पर बैठकर ये अपने जीवन यात्रा के बारे में सोचते हैं, ढूंढते हैं और मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और गंगा मैया से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि सभी कलाकारों को वह स्थान दे जो बम्बई से छोड़ के बनारस के क्षेत्रों में आ गए हैं काम की तलाश में। तो राजेंद्र बर्मन साहब ने बहुत सी फिल्में की हैं और आज हम ग्वालियर घाट पर हम उनसे मिलेंगे। मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, उन्हें अभी तक नहीं पता है। बस जब मैं उनके आंखों के सामने अपने कैमरे को लेके जाऊंगा तब उनके चेहरे की मुस्कान देखिएगा और क्या चिंतन कर रहे हैं ये भी देखिएगा। हमारी उनकी वार्ता हुई, साक्षात्कार हुआ, कई विषयों पे बात हुई और इसके साथ साथ मेरे आने वाला शो कौन बनेगा माटी के बोल के सम्राट के बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। तो देखिए इनकी खामोशी और मैं इनके बहुत करीब पहुंच रहा हूं और इतने करीब कि इनसे हमारे कैमरे अब इनको कैद कर लिया है मैंने और ठीक अब मैं इनके पास आके बैठता हूं और शुरू करता हूं इनसे एक खूबसूरत सा साक्षात्कार। बनारस में गंगा घाट के किनारे बैठा हूँ और आइए हम आपको मिलाते हैं बॉलीवुड के एक्टर राजेंद्र बर्मन साहब। आपने इन्होंने धर्मेंद्र जी के प्रोडक्शन हाउस में कई फिल्मों में इनको एक्टिंग करते देखा होगा। तो आइए आज हम आपको इनसे इन्हीं की जुबानी, बनारस की कहानी और इनके जीवन यात्रा की बातों पर डिस्कस करेंगे और जानना चाहेंगे कि बनारस इन्हें कैसा लगा और बनारस में क्या ऐसा है जो मुंबई की गलियों से छोड़ के ये बनारस की गलियों में बाबा काशी विश्वनाथ के कदमों में विराज होके कहते हैं कि संत जो होता है मुक्ति पाने के लिए बनारस आता है, लेकिन बॉलीवुड के एक्टर राजेंद्र जी मुक्ति के लिए नहीं, संघर्ष को एक अच्छी दिशा देने के लिए, अध्यात्म से लगाव को बॉलीवुड से जोड़ने के लिए इस यात्रा में आज हमारे साथ बैठे हैं और मैं इन्हीं से पूछता हूँ, यही बताएंगे अपने बारे में कि कैसा रहा जीवन, कैसे बॉलीवुड का स्ट्रगल रहा और किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और आज तक की बनारस की यात्रा इनकी कैसे हुई। तो राजेंद्र जी, मैं चाहता हूँ कि आप ही अपनी जुबानी बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी जीवन यात्रा कैसी रही, बम्बई कैसे जाना हुआ और बनारस की गलियों में आपका कैसा दिन गुजरता है, सुबह कैसे गुजरती है, शाम कैसे गुजरता है। देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग बैठे हुए हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं तो बम्बई गया था 1982 में, आज से करीब 37 साल पहले स्ट्रगल करने जी। और काफ़ी संघर्षपूर्ण यात्रा थी मेरी बम्बई की। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और हमारे लिए तो एक अजनबी शहर था। कुछ भी नहीं पता था कि बम्बई में कहाँ क्या है, किधर ऑफिस है, कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। खाली भटकते थे, चलते थे। रास्ते में किसी से पूछ लेते थे तो कुछ न कुछ पता चल जाता था। तो इस तरह से साल बीतता गया, दिन निकलते चले गए और काफ़ी साल निकल गए।
इस दौरान काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा, भूखे प्यासे भी रहना पड़ा, फुटपाथ पे भी सोना पड़ा। 1 महीना भयंकर बारिश में बॉम्बे के जुलाई के महीने में 1 महीना मैं फुटपाथ पे सोया, एक कपड़े में। मेरा एक दोस्त था साहिर नवाज करके। अच्छा अच्छा, मतलब मेरे ही नाम का। हाँ, आप साहिल हैं, वो साहिर था। वो साहिर नवाज था, मैं साहिल श्रीवास्तव। हाँ, श्रीवास्तव, वेरी गुड। तो कुछ अच्छा है कि दोनों नाम मिलते जुलते हैं और ये मेरे मददगार हैं मेरे स्ट्रगल लाइफ में। तो लोगों ने उसने मेरी काफ़ी हेल्प किया, मुझे कपड़े ला के दिया। मैंने बोला यार मुझे जोड़ी कपड़े दे दो, पैंट शर्ट। तो मैं वही एक जोड़ी था कपड़ा उसने ला के दिया, मैं उसको पहनता था और बाकी जो दूसरा कपड़ा पहना हुआ था उसको उतार के धोबी के यहाँ रख देता था, वो धोता था। वहीं पहनना उतारना सब वहीं था, मेरा वही घर था, धोबी का जो जगह थी वहाँ पर। ये काफ़ी 1 महीना तक सिलसिला चला हमारा। उसके बाद धीरे धीरे मेरी फिर थोड़ी हालत सुधरी। तो उस टाइम के दौरान मैं 2001 की बात है, तो बोनी कपूर जी के यहाँ से एक मैसेज मेरे पास आया। उस टाइम लैंडलाइन नंबर होता था, ये पेजर या मोबाइल नहीं था उस टाइम। बराबर बराबर। तो वहाँ हमारा मैसेज आया बोनी कपूर जी के यहाँ से कि आपको कल बुलाया ऑफिस में, आपको आउटडोर जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो नंबर, जिस ऑफिस का नंबर मैंने दिया था कॉन्टैक्ट नंबर, उन्होंने नंबर नोट कर लिया और मैंने पूछा भाई कोई फ़ोन आएगा? तो बोले हाँ एक फ़ोन आया, इसको बात कर लीजिए आप। तो मैंने बात किया तो वो मतलब बदनसीबी से वो नंबर गलत था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं ट्राई किया 2-4 बार ट्राई किया। तो बोलता है कि मैं तो टूर्स एंड ट्रेवल से बोल रहा हूँ। तो मेरा टूर्स एंड ट्रेवल से तो कोई मतलब ही नहीं था। मैं तो एक्टर आदमी हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मेरा कांटेक्ट होता है, उनसे मैं मिलता जुलता हूँ। तो काफ़ी परेशान हुआ। फिर कुछ 2-4 दिन निकले, फिर मुझे एक स्ट्रगलर मिल गया दोस्त। वो बोला अरे बर्मन जी आपकी फ़ोटो सेलेक्ट हुई है बोनी कपूर के ऑफिस में। तो मेरा माइंड स्ट्राइक किया, मैं कह रही यार ऐसा तो नहीं कि वहाँ से फ़ोन आया हो। यस यस। तो मैं फिर बोनी कपूर के ऑफिस पहुँच गया। तो वहाँ थे एक मोइन करके थे, मोइनुद्दीन करके थे, वो हैदराबाद के साउथ इंडियन, वो कास्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अरे अभी आप आ रहे हैं, 4 दिन पहले आपको फ़ोन किया था। तो मैंने कहा भाई ये नंबर था, मैं लगाता हूँ तो सब गलत सलत जवाब मिलता है। तो फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं, बैठिए आप। देखिए ऐसा है कि एक पिक्चर हम लोग बना रहे हैं, शक्ति द पावर। वो तो बड़ी अच्छी फिल्म थी, नाना पाटेकर भी थे, करिश्मा कपूर और ये शाहरुख खान, संजय कपूर, काफ़ी स्टार कास्ट, बड़ी स्टार, बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ, और साउथ के डायरेक्टर थे वहाँ के। तो गया, बोला ठीक है ऐसा है कि आपको 50 दिन का आपका आउटडोर है, 1 महीने के लिए भी जयपुर चलना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है हम चलेंगे। बोला ठीक है आप कल आप मेरे बोनी कपूर साहब के ऑफिस में जाइए, वहाँ मिलेंगे, उनसे आप बात कर लीजिए प्रोडक्शन वालों से। बराबर। तो हम गए, उनसे बात किया। तो बोले कि क्या पर डे लेंगे आप? 50 दिन का है। और उसमें काफ़ी एक्टर्स थे, ग्रुप में एक्टर्स थे। नाना पाटेकर के साथ में 20-25 लड़के थे और अनुपम श्याम जी थे, एक्टर जो मर गए बेचारे। हाँ, अनुपम श्याम बहुत बड़े, हाँ बड़े एक्टर थे, प्रतिज्ञा सीरियल में भी आए थे। प्रतिज्ञा में सबसे बड़े बहुत। हाँ, तो वो बेचारे वो भी थे। एक ग्रुप उनका था, एक नाना पाटेकर का ग्रुप था। तो मेरा काम नाना पाटेकर के ग्रुप में था। तो अच्छा अच्छा, उसमें 20-25 लड़के थे। तो मैंने डरते डरते बोला कि भाई ठीक है 50 दिन का है तो 50,000 रुपया मुझे दे दीजिए आप। यस यस। पर 1,000 रुपया पर डे। उसने अपने डायरी में नोट कर लिया। बोला ठीक है मैं कल आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट उसका फ़ोन आ गया, ठीक है सर आप चल रहे हैं मेरे साथ। तो मैं ऑफिस गया, फिर उन्होंने मुझे 10,000 की चेक पकड़ा दी एडवांस में, बाकी पैसे शूटिंग करके आएंगे तो मिलेगा। तो शूटिंग करने का 1 महीना शूटिंग किया, आए, फिर पैसे मिले। इस तरह से मेरी हालत धीरे धीरे सुधरती गई, समझे। फिर दिन ब दिन मतलब ऐसे अच्छा मेरा दिन निकलने लगा, ज़्यादा स्ट्रगल ख़त्म होने लगा। अच्छा चलिए मैं आपको यहाँ रुकता हूँ। बोलिए। आपको धर्मेंद्र जी की फिल्मों में काम बहुत मिला है। हाँ, मैंने उनकी तो 2-3 क्या ऐसा क्या था, धर्मेंद्र जी पे आपका जादू चल गया या आप धर्मेंद्र जी के इतने बड़े फैन थे, बोले यार ये मेरा फैन है, बनारसी फैन है, इसे काम तो देना पड़ेगा? देखिए क्या है भाई, धर्मेंद्र जी के फैन तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, पूरे दुनिया में है। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हमारी इच्छा थी उनके साथ काम करने की और ईश्वर ने हमको मौका दिया, ऐसा संजोग बना कि मैंने उनके साथ 2-3 फिल्में की, बंटवारा किया, आजमाइश किया, इस तरह से 2-3 फिल्में की मैंने उनके साथ। और अर्जुन पंडित की मैंने सनी देओल के साथ। हाँ, सनी देओल की राहुल रवेल डायरेक्टर थे उसके। सुभाष घई के साथ फिल्में की मैंने, 2 फिल्में, त्रिमूर्ति और आपके सौदागर। इसमें राज साहब के नौकर का रोल था मेरा, राजकुमार जी के। वो हम लोग गए थे कुल्लू मनाली शूटिंग करने, तो वहाँ शूटिंग किया। महेश भट्ट जी के साथ मैंने 8-10 फिल्में की, मार्ग, डैडी, स्वयं, गुमराह, गुनाह, ये सब तरह की पिक्चरें मैंने इनके साथ की। 1 मिनट रुकता हूँ मैं। हाँ तो बर्मन जी,
अब जैसे बॉलीवुड में अभी कोरोना के टाइम बहुत से आर्टिस्ट अपने अपने क्षेत्रों को चले गए, जैसे आप भी बनारस में आ गए। तो अब बॉलीवुड का स्ट्रगल और बनारस के स्ट्रगल में क्या फ़र्क है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या आपको लगता है कि अब क्षेत्रीय, जैसे बनारस में बहुत सी फिल्मों की शूटिंग होती है, तो आपको काम कैसे मिलता है? आप एक बॉलीवुड का जमाया 25 साल का आपने एक स्ट्रगल छोड़कर और बनारस में गंगा घाट पर बैठकर आप अपने एक्टिंग को और भी निखार रहे हैं। जो बम्बई में रह के जिन्हें काम नहीं मिलता, आप यहाँ रह के काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो दो चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि एक तो बॉलीवुड में जो 25 साल का जो एक्सपीरियंस था वो बनारस काम आया है, या बनारस में आप जैसे अभिनेताओं की कमी थी और लोग आपको ढूंढने लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉम्बे में तो इतने साल स्ट्रगल किया तो मेरी जान पहचान बढ़ गई, लोग मैंने जानने पहचानने लगे, तो काम इजी हो गया मेरा। और कोरोना का टाइम में ऐसा हो गया कि हमको आना पड़ा, जैसे बहुत से लोग बॉम्बे छोड़ के आए अपने अपने। और काशी मेरा होम टाउन है, घर है। तो इससे अच्छी जगह और मेरे लिए क्या हो सकती थी। दुनिया भर के लोग काशी में आते हैं यहाँ मोक्ष पाने के लिए, यहाँ का दर्शन करने के लिए, यहाँ की जो तीर्थ करने के लिए लोग आते हैं दुनिया भर से। जी। तो हमारा तो घर ही था। अच्छा। तो हम घर में थे। भी कोरोना भी 2-3 साल चला, फिर अब मुझे यहाँ रहना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। वहाँ भी बंद था, यहाँ भी बंद था, बट मैंने सोचा चलो घर में कम से कम सेफ तो हैं, अच्छे तो हैं, बाकी जब काम हुआ तो हम यहाँ भी करेंगे, वहाँ से आएगा तो वहाँ भी जाके काम करेंगे। और लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है, मुझे इतना अच्छा लगता है काशी में कि अब बम्बई जाने का मन नहीं करता मेरा। अच्छा। और हाँ, काम आपको यहाँ मिलता है? और यहाँ बैठे बैठे मुझे काम मिलता है, मतलब काम की कमी नहीं? कोई काम की कमी नहीं। यहाँ तो बहुत सारी शूटिंग होती है। अच्छा। हिंदी की होती है, साउथ की होती है, हॉलीवुड की होती है, अच्छा। भोजपुरी होती है, सब कुछ होता है। तो लोग आपको बुला के काम देते हैं? हाँ, तो यहाँ मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया। अच्छा। जो यहाँ के लोकल? हाँ, लोकल जो यहाँ के हैं कोऑर्डिनेटर लोग हैं, जो भी देखते हैं कास्टिंग वगैरह, वो लोगों ने कांटेक्ट किया उनसे मैंने, और लोगों ने मेरा नंबर लिया। मुझे बुलाते हैं जब कोई ऑडिशन वगैरह होता है। तो ये ज़रूर है कि बॉम्बे में इतने साल थे तो उसका मुझे यहाँ बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया हुआ है, और बॉम्बे के आर्टिस्ट हैं। तो बॉम्बे का आर्टिस्ट कहीं भी जाएगा तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। यस। लोकल आर्टिस्ट से भी ज़्यादा वैल्यू बॉम्बे के आर्टिस्ट की होती है। जी। तो उसका मुझे यहाँ बहुत फ़ायदा मिलता है, और इसलिए मुझे काम भी आसानी से घर बैठे मिलता है, और अच्छे पैसे मिलते हैं। जो मुझे बॉम्बे में इतने पैसे नहीं मिले, उससे ज़्यादा पैसे, दुगना तिगुना पैसा मुझे यहाँ मिलता है, और रिस्पेक्ट भी मिलती है मुझे बहुत। अच्छा, हमने तो बहुत सी बातें की, आपके संघर्ष की बातें की, काम की बातें की। अभी कुछ दिनों से सिनेमा जो है, क्षेत्रीय भाषाओं का सिनेमा का उद्भव हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग सिनेमा बना रहे हैं, छोटी फिल्में बना रहे हैं। तो आप जो है हमारे दर्शकों को एक ऐसा संदेश दीजिए कि बनारस में आए तो आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे, जिससे आपको भी काम मिले और उन्हें भी बनारस में काम करना आसान रहे। देखिए जी, कि वो अब तो उनको ये बोलेंगे कि अब देखिए स्ट्रगल तो हर कहीं भी आप जाएंगे वहाँ स्ट्रगल है, ये फिल्म लाइन है। बिना स्ट्रगल किए, बिना उसके कुछ होता नहीं है। और अब तो सिस्टम निकल गया ऑडिशन का। यस। उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई वो नहीं कि जात बिरादरी या मेरा भाई, मेरा फ्रेंड, दोस्त है, कुछ नहीं चलता। अब सिर्फ आप ऑडिशन दीजिए, ऑडिशन में अगर आपने अच्छा दे दिया है तो आपको वो सेलेक्ट करेंगे। यस। उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग बेचारे ऐसा सोचते थे अपने घर में बड़े हीरो पर्सनालिटी है, बहुत खूबसूरत हैं, या मोहल्ले के उनके दोस्त यार उनको बोल देते थे यार तुम तो खूबसूरत हो जाओ, तुम ऋतिक रोशन बन जाओगे, तुम आमिर खान बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे। तो वो सब गलतफहमी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके टैलेंट पे आपको काम मिलेगा। अब यहाँ सिर्फ टैलेंट बिकता है, तो उससे भी भीड़ कम हो गई। अब लोगों का आना जाना फालतू जो होता था स्ट्रगल, या जो उनका टाइम वेस्ट होता था, या जो गलत लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो फिर अपने आप छटते चले गए, उनको मालूम पड़ गया। दोस्तों, आपने अभी जैसे राजेंद्र बर्मन जी से हमने बहुत सी बातें की, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि आज स्ट्रगल जो है आपको बिना टैलेंट के नहीं मिलने वाला है। हाँ, आपको ऑडिशन करना देना होगा। और अब ये नहीं है कि आप मुंबई जाके ही कामयाब हो सकते हैं। आपके इलाके में हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, ऑडिशन करती हैं, अब तो ऑनलाइन क्षेत्रीय आर्टिस्टों को काम देती हैं। तो इनका यही संदेश है कि आप अपनी एक्टिंग को निखारिए, और एक्टिंग को निखारिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, और बॉलीवुड आपके दरवाजे तक दस्तक देगा और आपको काम मिलेगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इनसे, जो मेरा एक रियलिटी शो आ रहा है कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट, मैं चाहता हूँ राजेंद्र बर्मन जी बनारस के नए गायकों को एक निवेदन करें कि कौन बनेगा माटी के बोल के सम्राट का ऑडिशन हो जाके दें, जिससे उनके सुर,
और उनकी गायकी को विश्व में स्थान मिल सके। तो वर्मन जी, मैं चाहता हूं कि आपसे जुड़े हुए जितने भी बनारस क्षेत्र से, बम्बई क्षेत्र से जो भी कलाकार हैं, उनके घर में अगर गायकी है, संगीत है और सुरों का जादू बिखेरना चाहते हैं तो हमारे शो कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट में वो अपना ऑडिशन दे के और अपनी गायकी को पूरी दुनिया में फैलाएं, एक अपील कर दें। हाँ, मैं तो यही बोलूँगा कि ये एक बहुत अच्छा मंच है माटी के बोल सम्राट, और जो भी टैलेंटेड लोग हैं, सिंगर लोग हैं, अच्छा गाते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं, उस लायक हैं, तो उनको जाना चाहिए उनके पास। वहाँ जाएंगे तो उनका और निखार होगा और वो आपको एक मंच प्रदान करेंगे, आपको आगे बढ़ने का रास्ता देंगे, वो आपकी मंजिल राह आसान हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और हम तो सबसे चाहेंगे जितने भी लोग हैं माटी के बोल सम्राट से जुड़े हैं लोग, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। धन्यवाद वर्मन जी, बहुत अच्छी हमारे आपके बीच में एक वार्ता हुई और मैं आपको इन्हीं की निगाहों से, इन्हीं की आंखों से अब आपको थोड़ा गंगा की लहरें और गंगा पे तैरती नाव और उस पर बैठे हुए भक्त लोगों का दर्शन कराता हूँ। तो मैं आपका लीड इंडिया टीवी का फाउंडर चेयरमैन साहिल श्रीवास्तव आज बनारस के जवाहर घाट पर बैठकर मैंने राजेंद्र वर्मा जी से बहुत सी बातें जी। अब जैसे बॉलीवुड में अभी कोरोना के टाइम बहुत से आर्टिस्ट अपने अपने क्षेत्रों को चले गए, जैसे आप भी बनारस में आ गए, तो अब बॉलीवुड का स्ट्रगल और बनारस के स्ट्रगल में क्या फ़र्क है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या आपको लगता है कि अब क्षेत्रीय, जैसे बनारस में बहुत सी फिल्मों की शूटिंग होती है, तो आपको काम कैसे मिलता है? आप एक बॉलीवुड का जमाया 25 साल का आपने एक स्ट्रगल छोड़कर और बनारस में गंगा घाट पर बैठकर आप अपने एक्टिंग को और भी निखार रहे हैं। जो बम्बई में रह के जिन्हें काम नहीं मिलता, आप यहाँ रह के काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो दो चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि एक तो बॉलीवुड में जो 25 साल का जो एक्सपीरियंस था वो बनारस काम आया है, या बनारस में आप जैसे अभिनेताओं की कमी थी और लोग आपको ढूंढने लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉम्बे में तो इतने साल स्ट्रगल किया तो मेरी जान पहचान बढ़ गई, लोग मैंने जानने पहचानने लगे, तो काम इजी हो गया मेरा। और कोरोना का टाइम में ऐसा हो गया कि हमको आना पड़ा, जैसे बहुत से लोग बॉम्बे छोड़ के आए अपने अपने। और काशी मेरा होम टाउन है, घर है। तो इससे अच्छी जगह और मेरे लिए क्या हो सकती थी। दुनिया भर के लोग काशी में आते हैं, यहाँ मोक्ष पाने के लिए, यहाँ का दर्शन करने के लिए, यहाँ की जो तीर्थ करने के लिए लोग आते हैं दुनिया भर से। जी। तो हमारा तो घर ही था। अच्छा। तो हम घर में थे। भी कोरोना भी 2-3 साल चला, फिर मुझे यहाँ रहना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। वहाँ भी बंद था, यहाँ भी बंद था, बट मैंने सोचा चलो घर में कम से कम सेफ तो हैं, अच्छे तो हैं, बाकी जब काम हुआ तो हम यहाँ भी करेंगे, वहाँ से आएगा तो वहाँ भी जाके काम करेंगे। और लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है, मुझे इतना अच्छा लगता है काशी में कि अब बम्बई जाने का मन नहीं करता मेरा। अच्छा। और हाँ, काम आपको यहाँ मिलता है? और यहाँ बैठे बैठे मुझे काम मिलता है, मतलब काम की कमी नहीं? कोई काम की कमी नहीं। यहाँ तो बहुत सारी शूटिंग होती है। अच्छा। हिंदी की होती है, साउथ की होती है, हॉलीवुड की होती है, भोजपुरी होती है, सब कुछ होता है। तो लोग आपको बुला के काम देते हैं? हाँ, तो यहाँ मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया। अच्छा, जो यहाँ के लोकल? हाँ, लोकल जो यहाँ के हैं कोऑर्डिनेटर लोग हैं, जो भी देखते हैं कास्टिंग वगैरह, वो लोगों ने कांटेक्ट किया उनसे मैंने, और लोगों ने मेरा नंबर लिया। मुझे बुलाते हैं जब कोई ऑडिशन वगैरह होता है। तो ये ज़रूर है कि बॉम्बे में इतने साल थे तो उसका मुझे यहाँ बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया हुआ है और बॉम्बे के आर्टिस्ट हैं।
तो बॉम्बे का आर्टिस्ट कहीं भी जाएगा तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। यस। लोकल आर्टिस्ट से भी ज़्यादा वैल्यू बॉम्बे के आर्टिस्ट की होती है। जी जी जी। तो उसका मुझे यहाँ बहुत फ़ायदा मिलता है और इसलिए मुझे काम भी आसानी से घर बैठे मिलता है और अच्छे पैसे मिलते हैं। जो मुझे बॉम्बे में इतने पैसे नहीं मिले, उससे ज़्यादा पैसे, दुगना तिगुना पैसा मुझे यहाँ मिलता है और रिस्पेक्ट भी मिलती है मुझे बहुत। अच्छा, हमने तो बहुत सी बातें की, आपके संघर्ष की बातें की, काम की बातें की। अभी कुछ दिनों से सिनेमा जो है, क्षेत्रीय भाषाओं का सिनेमा का उद्भव हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग सिनेमा बना रहे हैं, छोटी फिल्में बना रहे हैं। तो आप जो है हमारे दर्शकों को एक ऐसा संदेश दीजिए कि बनारस में आए तो आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे जिससे आपको भी काम मिले और उन्हें भी बनारस में काम करना आसान रहे। देखिए जी कि वो अब तो उनको ये बोलेंगे कि अब देखिए स्ट्रगल तो हर कहीं भी आप जाएंगे वहाँ स्ट्रगल है। ये फिल्म लाइन है, बिना स्ट्रगल किए बिना उसके कुछ होता नहीं है। और अब तो सिस्टम निकल गया ऑडिशन का। यस यस। उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई वो नहीं कि जात बिरादरी या मेरा भाई मेरा फ्रेंड दोस्त है, कुछ नहीं चलता। अब सिर्फ आप ऑडिशन दीजिए, ऑडिशन में अगर आपने अच्छा दे दिया है तो आपको वो सेलेक्ट करेंगे। यस। उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग बेचारे ऐसा सोचते थे अपने घर में बड़े हीरो पर्सनालिटी है, बहुत खूबसूरत हैं, या मोहल्ले के उनके दोस्त यार उनको बोल देते थे यार तुम तो खूबसूरत हो जाओ, तुम ऋतिक रोशन बन जाओगे, तुम आमिर खान बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे। तो वो सब गलतफहमी अब दूर हो जाएगी क्योंकि आपके टैलेंट पे आपको काम मिलेगा। अब यहाँ सिर्फ टैलेंट बिकता है, तो उससे भी भीड़ कम हो गई। अब लोगों का आना जाना फालतू जो होता था स्ट्रगल, या जो उनका टाइम वेस्ट होता था, या जो गलत लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो फिर अपने आप छटते चले गए, उनको मालूम पड़ गया। दोस्तों, आपने अभी जैसे राजेंद्र बर्मन जी से हमने बहुत सी बातें की, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि आज स्ट्रगल जो है आपको बिना टैलेंट के नहीं मिलने वाला है। हाँ, आपको ऑडिशन करना देना होगा। और अब ये नहीं है कि आप मुंबई जाके ही कामयाब हो सकते हैं। आपके इलाके में हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, ऑडिशन करती हैं, अब तो ऑनलाइन क्षेत्रीय आर्टिस्टों को काम देती हैं। तो इनका यही संदेश है कि आप अपनी एक्टिंग को निखारिए और अपना एक्टिंग को confidence निखारिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए और बॉलीवुड आपके दरवाजे तक दस्तक देगा और आपको काम मिलेगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इनसे, जो मेरा एक रियलिटी शो आ रहा है कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट, मैं चाहता हूँ राजेंद्र बर्मन जी बनारस के नए गायकों को एक निवेदन करें कि कौन बनेगा माटी के बोल के सम्राट का ऑडिशन हो जाके दे, जिससे उनके सुर और उनकी गायकी को विश्व में स्थान मिल सके। तो वर्मन जी, मैं चाहता हूं कि आपसे जुड़े हुए जितने भी बनारस क्षेत्र से, बम्बई क्षेत्र से जो भी कलाकार हैं, उनके घर में अगर गायकी है, संगीत है और सुरों का जादू बिखेरना चाहते हैं, तो हमारे शो कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट में वो अपना ऑडिशन देके और अपनी गायकी को पूरी दुनिया में फैलाएं, एक अपील कर दें। हाँ, मैं तो यही बोलूँगा कि ये एक बहुत अच्छा मंच है माटी के बोल सम्राट। और जो भी टैलेंटेड लोग हैं, सिंगर लोग हैं, अच्छा गाते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं, उस लायक हैं, तो उनको जाना चाहिए उनके पास। वहाँ जाएंगे तो उनका और निखार होगा और वो आपको एक मंच प्रदान करेंगे, आपको आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। वो आपकी मंजिल राह आसान हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और हम तो सबसे चाहेंगे जितने भी लोग हैं माटी के बोल सम्राट से जुड़े हैं लोग, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। धन्यवाद वर्मन जी, बहुत अच्छी हमारे आपके बीच में एक वार्ता हुई और मैं आपको इन्हीं की निगाहों से, इन्हीं की आंखों से अब आपको थोड़ा गंगा की लहरें और गंगा पे तैरती नाव और उस पर बैठे हुए भक्त लोगों का दर्शन कराता हूँ। जल्द आ रहा है सिंगिंग कंपटीशन माटी के बोल, कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट। बहुत जल्द लीड इंडिया टीवी द्वारा प्रोड्यूस कशिश न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला सिंगिंग बेस रियलिटी शो। तो देर किस बात की है, न कीजिए किस्मत का इंतज़ार और बन जाइए माटी के बोल के सम्राट।